हमारे चैनल पे आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन अर्थात मौर्यकालीन प्रशासन कैसा हुआ करता था। कहा जाता है कि सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य के राज्य में 7 अंग निर्दिष्ट किए गए थे। कहते हैं राजा, दूसरा आमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा सेना और 7वां मित्र हुआ करता था। और राजा द्वारा मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। कहते हैं कि अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है, जिसे तीर्थ कहा गया है, और तीर्थों के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता है। कहते हैं प्रांतों का प्रशासन अर्थात प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। और विषय, जिसका अर्थ है जिला, जो विषय पद के अधीन होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी अर्थात स्थानिक था, जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोप था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। कहते हैं कि समाहर्ता के अधीन प्रदेष्ट नामक अधिकारी भी कहा जाता था, जो स्थानिक गोप एवं ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। कहा जाता है कि मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। साथियों, अब हम कुछ समितियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे प्रथम समिति, जो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी, और द्वितीय समिति, जो विदेशियों की देखरेख में रहती थी। तृतीय समिति, जो जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी, और चतुर्थ समिति, जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित थी। 5वीं समिति, जो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी, और छठी समिति, जो विक्रय मूल्य का 10वां भाग विक्रय कर के रूप में वसूलती थी। कहा जाता है कि सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला तथा सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक अंतपाल होता था। कहते कि मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे। पहला कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय था, दूसरा धर्मस्थीय या दीवानी न्यायालय था। और नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजयुग कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग थे। पहला धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरित्र और चौथा शासन। कहा जाता है कि मौर्य काल में 2 प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे, अर्थात गूढ़ पुरुष होते थे। पहला संस्था अर्थात एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करते थे, और दूसरा संचार अर्थात घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे। और स्त्री गुप्तचर भी थीं, जिन्हें वर्षली, भिक्षुकी तथा परिवारजक कहा जाता था। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। कहते हैं कि अदेव मात्रक मुख्य कृषि अर्थात भूमि, ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके। और मौर्य काल में चांदी की आहत मुद्राएं चलती थी, जिन पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की मुहर अंकित होती थी। कहते निजी खेती करने पर राजा को उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। बलि एक प्रकार का भू राजस्व था। हिरण्य कर अनाज के रूप में ना होकर नगद लिया जाता था। और कहते हैं कि राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कही जाती थी। और एग्रोनोमी मार्ग निर्माण के विशेष अधिकारी कहे जाते थे। दूरी मापने की इकाई को 10 स्टेडिया कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार दक्षिण से बहुमूल्य वस्तुएं, मुक्ता, मणि, हीरा, सोना, शंख इत्यादि आने के कारण दक्षिण से व्यापार अधिक लाभदायक था। कहते हैं कि भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों से होता था। और भारत के पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी तट पर सोपारा एवं भडौच अर्थात भृगुकच्छ प्रमुख बंदरगाह थे। ब्याज को रूपिका एवं परीक्षण कहा जाता था। व्यापारियों के श्रेणी के प्रधान को सार्थवाह कहा जाता था। साथियों, अब हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। कुछ मुख्य बिंदुओं को हम आपसे साझा करेंगे। कहते हैं कि पहला, अशोक के दुर्बल अधिकारी
दूसरा उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव होना, तीसरा ब्राह्मणों द्वारा विद्रोह, चौथा राज्यपालों के अत्याचार, पांचवा आंतरिक विद्रोह, छठा विदेशी आक्रमण, सातवां विशाल साम्राज्य और सातवां धन का अभाव और आठवां गुप्तचर विभाग का अभाव और नौवां सैनिक शक्ति का क्षीण हो जाना। तो साथियों, ये मुख्य कारण थे मौर्य साम्राज्य के पतन के। तो साथियों, यदि ऑडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।